नमस्कार, सुप्रभात। एक बार फिर से आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आप लोग सभी पढ़ रहे हैं मैथ। कक्षा 11 के विद्यार्थी जो मैथमेटिक्स लिए हुए हैं उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं उनके बेटर फ्यूचर के लिए। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में मैं आपको यह बता रहा था कि समुच्चय कौन से होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। समुच्चय वो होते जो 10 स्टूडेंट भी अगर उसका आंसर दें तो समान समान हो तो वो समुच्चय होते हैं। अगर डिफरेंट आंसर मिलने लग जाए तो वो क्या हो जाएंगे, समुच्चय नहीं होंगे। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको फोर्थ बताया था इससे पहले क्वेश्चन में। आज के इस लेक्चर की शुरुआत करता हूँ पहले का 5 नंबर जो है उसको देखेंगे आप सभी लोग। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम समस्त प्राकृत संख्याओं का संग्रह, ये पूछा है आपसे। 100 से कम समस्त प्राकृत संख्याओं का संग्रह। दोस्तों, अगर आप नॉलेज रखते हो प्राकृत संख्याओं की तो आप सभी क्या इसका कॉमन आंसर दोगे? क्या आंसर दोगे बताओ? 100 से छोटी समस्त प्राकृत संख्याएं 1 से चालू होकर 2, 3 डॉट 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 एंड कहाँ कर दोगे? 99 पर। 100 से छोटी भी हो गई और समस्त प्राकृत संख्याएं कितनी है? 99 संख्याएं ऐसी होती हैं। तो समुच्चय हुआ? बिल्कुल हुआ। यह समुच्चय है क्योंकि आप सभी विद्यार्थियों का यह एक कॉमन आंसर होगा अगर आपको प्राकृत संख्याओं की नॉलेज है। अगर नहीं है फिर तो पढ़ने का मतलब भी क्या है? लेखक प्रेमचंद द्वारा, अगला है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। उपन्यासों का संग्रह, सिंपली उपन्यासों का संग्रह पूछा है उसने तो बिल्कुल सिंपल है, समुच्चय है। यह एक समुच्चय है। क्यों है आप खुद दिमाग लगाइए। अगर आपको पता है कि प्रेमचंद ने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं तो आप केवल उन उपन्यासों को ही तो लिखोगे मंझला कोष्ठक में कॉमा लगा कर। नॉलेज के अकॉर्डिंग आप अगर 10 बच्चों को भी इस चीज़ की नॉलेज है तो आप 10 बच्चे सभी कॉमन आंसर दोगे। जितनी भी उपन्यास है 100, 125, 200 उन सबको गोदान है, बूढ़ी काकी, पता नहीं कौन कौन से होते हैं, मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है इनकी। गोदान, बूढ़ी काकी, पता नहीं कौन कौन से इसके उपन्यास हैं। उन सभी उपन्यासों को आप आराम से कॉमा लगा कर लिख दोगे। तो उपन्यास पूछे हैं नॉर्मली, आप आराम से लिख भी सकते थे। तो यह एक समुच्चय है। आपको आंसर केवल इतना दे रहा है कि है या नहीं, तो यह एक समुच्चय होगा आप सभी के लिए। 7वां नंबर देखेंगे आप सभी लोग। अब सभी संपूर्णांकों का संग्रह। सभी संपूर्णांकों का संग्रह। बिल्कुल यह एक समुच्चय होगा क्योंकि आपको नॉलेज होगी संपूर्णांक 2, 4, 6, 8, 10 उधर -2, 4 जो भी है, यह एक समुच्चय है। क्योंकि पूर्णांकों की नॉलेज है तो आप इसका आंसर दे दोगे। कोई भी समस्या है, मैंने आपको पहले भी कह दिया है कि नंबर आपको मैंने ग्रुप में डाल दिया है, एक बार और अच्छे से और एक बार डाल देंगे। आपको कोई भी समस्या है कहीं भी कि सर ये कैसे है, वो कैसे है, मुझसे कह सकते हो कि सर संपूर्णांक संग्रह कैसे। अरे संपूर्णांक तो पूर्णांकों में से ही तो है। अगर आपको नॉलेज है पूर्णांकों की तो आप आराम से उसका कॉमन आंसर दोगे, सबका कॉमन आंसर आएगा। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, बिल्कुल दोस्तों इसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं खुद दिमाग लगाइए। प्रश्न जो हैं अध्याय में आते हैं तो वो समुच्चय होगा कि नहीं होगा? इस
अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। यह एक समुच्चय है। सिंपल सी बात है, एक अध्याय आपको पढ़ाया जाए, उस अध्याय में आपको पता है जो भी गिने चुने प्रश्न हैं वही आएंगे। कोई ऐसा तो है नहीं कि पढ़ाया तो जा रहा है महाभारत और आ जाए क्वेश्चन रामायण में से। महाभारत अगर आपको पढ़ाया जाएगा तो महाभारत से संबंधित ही सारे क्वेश्चनों का संग्रह होगा, तो आराम से आप क्वेश्चन बना भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं उसे महिला कोष्ठक में। तो इस तरह से सबके आंसर, सबके क्वेश्चंस जो आप देंगे सभी स्टूडेंट्स समान आंसर क्वेश्चन होंगे। यह एक समुच्चय होगा। लास्ट है इसमें आपका 9 नंबर, स्कोर देख लीजिए। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक, ये आ गया, फिर से आ गया ये ऐसा, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। जानवरों का संग्रह बिल्कुल नहीं है ये समुच्चय, समुच्चय नहीं है। कारण मैं आंसर दे देता हूं फिर समझाता हूं आपको। क्योंकि खतरनाक होने का कोई मापदंड नहीं है। खतरनाक होने का कोई मापदंड नहीं है। सोचिए आप लोग अब सभी कि उसने पूछा है, जैसे सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज पूछे थे, सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक पूछे थे, ऐसे सबसे अधिक खतरनाक जानवर पूछे हैं। जानवर सबसे अधिक खतरनाक हो उसका कोई मापदंड है? मैंने आपको पहले ही बताया था, चींटी आपके लिए खतरनाक नहीं है, मेरे लिए खतरनाक नहीं है। कब तक? हम तो उसको चाहें तो उसको पैर से मसल सकते हैं, लेकिन अगर वही चींटी हाथी की सूंड में घुस जाए तो वो खतरनाक हो जाती है। तो अगर 10 बच्चों से ये पूछा जाए क्वेश्चन तो 10 बच्चों के सबके रिजल्ट अलग अलग होंगे। कोई चींटी को खतरनाक मानेगा, कोई चींटी को खतरनाक नहीं मानेगा, कोई हाथी को खतरनाक मानेगा, कोई हाथी को खतरनाक नहीं मानेगा, कोई सांप को खतरनाक मानेगा, कोई हो सकता है सांप को खतरनाक नहीं माने। खतरनाक कौन नहीं मानेगा? हो सकता है उसके घर में सांपों को मतलब बस में करने वाला एक सिस्टम उसको पता हो सकता है उसको सांप मतलब खतरनाक नहीं लगे। बहुत सारे बच्चे मेंढक से डर जाते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि छिपकली से डरते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे हम जैसे ऐसे होते हैं, हम भी बदमाश हुआ करते थे अपने समय में। तो हम क्या करते थे, छिपकली को हम चाहें तो वो धागे से उसको पूंछ को बांध के उसको घुमा लेते थे, हम नहीं डरते थे छिपकली से। तो बहुत सारे केसेज हैं जहाँ पर किसी को कोई खतरनाक लगता है, किसी को कोई खतरनाक लगता है। तो खतरनाक होने का कोई मापदंड नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज होने का कोई मापदंड नहीं होता, ठीक उसी तरीक़ा से प्रतिभाशाली लेखक होने का कोई मापदंड नहीं होता। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका अगर 10 बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाए तो सभी के आंसर डिफरेंट होंगे। तो ऐसे सभी चीज़ें जो हैं वो समुच्चय नहीं होती हैं। तो समुच्चय होना और ना होना, ऐसे उम्मीद करता हूँ आप सबके समझ में आ गए होंगे। और नहीं भी आए आपके तो आप दोबारा से मेरे से कभी भी कॉल कर सकते हो, नंबर आपको पता ही है, पूछ सकते हो आप मुझसे कि सर इसका दोबारा से समझाओ। मैं आपको, आप दिमाग में कुछ भी ना रखें कि सर क्या कहेंगे, हमसे छोटी सी चीज़ है। एक चीज़ आपको मैं आज फिर से बता देता हूँ, किसी की इज्जत खराब नहीं होती पूछने से, बल्कि इज्जत बढ़ती है। चाहे वो बशर्ते कि वो बहुत आसान सवाल हो, चाहे वो कठिन सवाल हो। पूछोगे इज्जत बढ़ेगी, नहीं पूछोगे कमज़ोर रह जाओगे। मैं आपसे कह रहा हूँ एक लाइन और कि जिसकी इज्जत ही नहीं उसकी बेइज्जती क्या होगी, आप खुद दिमाग लगाइए। आप पूछोगे नहीं जब तक आपकी इज्जत कैसे बनेगी? सोचिए, पूछना जरूर है आपको, अगर आपको नहीं आता है तो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको समुच्चय है या नहीं यह बताने थे, आपने बताए। क्वेश्चन नंबर 2,
मान लीजिए ए बराबर 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स टू का चिन्ह नहीं है, मैंने लास्ट टाइम बताए थे आपको, अथवा और इसको काट दे तो डज नॉट बिलोंग्स टू होता है। भरिए, पहला दे रखा है 5 डॉट 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 ए, सेकंड दे रखा है 8 डॉट 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 ए, थर्ड दे रखा है 0 डॉट 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 ए, फोर्थ दे रखा है 4 डॉट 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 ए, फिफ्थ दे रखा है 2 डॉट 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 ए एंड सिक्स दे रखा है 10 डॉट 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 ए। ये जो रिक्त स्थान आपको दिए हुए उनमें अपन को या तो बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन भरना है। देखिए आप लोग 1 से लेकर 6 तक समुच्चय के अंदर है। समुच्चय का नाम क्या है? ए। उसके अंदर 1 से लेकर 6 तक अवयव हैं। पूछा है 5, क्या 5 इसके अंदर है? बिल्कुल है तो कौन सा चिन्ह लगाएंगे? बिलोंग्स टू। है तो कौन सा चिन्ह लगाएंगे? बिलोंग्स टू। क्या 8 है? नहीं है तो कौन सा चिन्ह लगाएंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू। 0 है? नहीं है, नहीं होने के लिए कौन सा चिन्ह लगाओगे? डज नॉट बिलोंग्स टू। 4 है, होने के लिए कौन सा चिन्ह लगाओगे? बिलोंग्स टू। 2 है, होने के लिए कौन सा चिन्ह लगाओगे? बिलोंग्स टू। 10 नहीं है, नहीं होने के लिए कौन सा चिन्ह लगाओगे? डज नॉट बिलोंग्स टू। बहुत इजी था। बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, इनका उपयोग सीखना था। दोस्तों क्या आपको ये क्वेश्चन लगते हैं? क्या आपने पहला क्वेश्चन किया, क्या वो क्वेश्चन था? नहीं, सोचोगे तो वो क्या है, केवल समझाना है आपको। समुच्चय के अंदर छोटी छोटी मगर मोटी बातें शक्तिमान वाली। कैसे कि समुच्चय कौन से होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, बिलोंग्स टू उपयोग कहाँ किया जाता है, डज नॉट बिलोंग्स टू का उपयोग कहाँ किया जाता है। बिलोंग्स टू का उपयोग तो वहाँ करते हैं जहाँ कोई अवयव उस समुच्चय में है तो बिलोंग्स टू और नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। 8 नहीं था तो डज नॉट। समझ में आपके आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अब आप सभी का कंसंट्रेशन होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 3 पर, कि क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है। निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना है। पहला ए, बस रोस्टर रूप लिखना है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा है एक्स का मान, 7 से छोटा है। सेकेंड थिंग सबको लिख लेते हैं पहले। बी बराबर एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। थर्ड सी एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है।
जो संख्या 60 की भाजक है, जो संख्या 60 की भाजक है। फोर्थ, डी बराबर एक्स सच डेट एक्स। इसमें जो है दोस्तों थर्ड में मैंने थर्ड जो है इसमें फोर्थ लिख दिया है, कोई बात नहीं, इसमें अपन डी है जो इसमें लिख देते हैं उसको। 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या, ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। ये आपके हो गया फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ है ई बराबर ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का संग्रह। सिक्स्थ जो है इसका लास्ट है, इसमें बेटर एफ बराबर बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। इस तरह से ये आपके क्वेश्चन है सारे। इन सब का हमें क्या करना है, रोस्टर रूप रूपांतरण करना है। चलो बनाते हैं रोस्टर रूप इन सब का, खुद दिमाग लगाएंगे आप लोग। एक्स सच डेट एक्स, ये समुच्चय निर्माण रूप है, आपको रोस्टर रूप बनाना है। एक्स सच डेट एक्स एक पूर्णांक है, पूर्णांक दिमाग में लाइए। पूर्णांक क्या होते हैं, 0 से सभी पॉजिटिव और 0 से सभी नेगेटिव। 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 0 -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। उसने पूछा है, ये तो है ही है, और -3 से वो बड़े हैं और 7 से छोटे हैं। अब -3 से बड़ा तो -2 से शुरुआत कर ले, ये तो नॉलेज है ना। ऋणात्मक साइड से जो छोटा लगता है वो बड़ा होता है। -3 से बड़ा -2 होगा, ना कि -4। दिमाग में रखिएगा, नॉलेज रखना है। -3 से बड़ा -2 होगा, -1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। कहाँ तक जाना है, 7 से छोटा, 4 5 6 से बड़ा हमें नहीं लिखना है, क्योंकि हमें लिखना है 7 से छोटा। क्लियर। 6 तक हम ले लिया, क्योंकि 6 से बड़ा हम 7 लिखते, 7 तो नहीं है ना, 7 से छोटे लेने। क्या लेने हैं, 7 से छोटे। इस क्वेश्चन पे आ जाइए। ये रोस्टर रूप हो गया, समझ में आपके आ गया होगा। संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं आप नॉलेज रखते हो, शुरुआत 1 से होती है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। 6 से छोटी बोला है उसने, 6 से कम बोला है, तो कम शुरुआत 1 से होती है, फिर 2 जाती है, फिर 3 होती है, फिर 4 होती है, फिर 5 होती है। 6 तो नहीं लिख सकता ना, क्यों, 6 से कम है। 6 नहीं लिख सकता ना, क्यों, 6 से कम है। इसीलिए 1 से लेकर 5। सी x एक अभाज्य संख्या है। दोस्तों अभाज्य संख्याएं चालू होती हैं 2 से। 2 3 5 7 11 13 17 इस तरह से आपकी बहुत सारी अभाज्य संख्याएं अनंत तक होती हैं। अभाज्य तो है ही है, संख्या 60 की भाजक है। संख्या 60 की भाजक, संख्या 60 की भाजक तो 1 भी होती है, लेकिन 1 अभाज्य तो नहीं होती। 2 भी होती है, 2 अभाज्य होती है। तो 2 तो लिख दें,
संख्या 60 के, देखो मैं यहाँ रफ कार्य कर रहा हूँ, है ना, रफ कार्य, ठीक है। संख्या 60 का भाजक 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता, 10 हो सकता है, 11 नहीं हो सकता, 12 हो सकता है, 13 14 नहीं हो सकता, 15 हो सकता है, और उसके अलावा 20 हो सकता है, उसके अलावा 30 हो सकता है, उसके अलावा 60 हो सकता है। ये दोस्तों वो संख्याएं हैं जो 60 में जिनका भाग जाता है। 1 का तो सब में ही जाता है, 2 का 60 में 30 बार जाएगा, सब 60 की भाजक है। अब इनमें से वो संख्याएं निकाल लो जो अभाज्य है, अभाज्य भी होनी चाहिए, और 60 की भाजक। अभाज्य और 60 की भाजक दोनों को कॉमन रूप से क्या आंसर मिला हमें? 2, और इसके अलावा हमें कोई और आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि अभाज्य केवल इन सब में 2 है और 3 भी है, सॉरी 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है। 1 को अभाज्य बोलते नहीं है, 2 है, 3 है, 5 है। अब और आगे इनमें से कोई भी अभाज्य नहीं है, तो इसके कितने आंसर मिले हमें? 3, 2 3 5। ओके, तो इस तरह से आपकी ये क्लियर हो जाता है कि अभाज्य संख्या भी होना है और 60 की भाजक भी होना है। ये मैंने आपको रफ कार्य से समझा दिया। पहले 60 के भाजक देख लिए, अब इनमें अभाज्य देख ली, ठीक है। डी में आइए, 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिनके अंकों का योगफल 8 है, 2 अंकों की होनी चाहिए। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10। क्या होती है दोस्तों? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, लेकिन 10 में अंकों का योगफल 1 + 0 = 1 होता है। सोचो ऐसी कौन सी जिसमें योग 8 होगा? 17। तो 17 एक ऐसी संख्या है जो 2 अंकों की भी है और इन अंकों का योगफल 7 और 1 8 भी है। राइट, अब आया समझ में? 17 के बाद आप देखोगे तो इधर प्लस करते जाओ, उधर 1 घटाते जाओ। देखो बहुत आसान तरीका, 1 के बाद 2 कर दो, इधर 26 कर दो, 2 से यहाँ 1 बढ़ा दो, उधर 1 घटा दो, उसके बाद यहाँ से फिर 1 बढ़ा दो, उधर से 1 घटा दो, उधर इससे आगे बढ़ाओ, घटाओ, बढ़ाओ, घटाओ, बढ़ाओ, घटाओ, बढ़ाओ, घटा दो। अब इससे आगे ना तो बढ़ ही सकता है ना घट ही सकता है, क्योंकि अंकों का योगफल हमें क्या रखना है? 8। ये वो सारे केस हैं जिनमें अंकों का योगफल 8 भी है और 2 अंकों की संख्याएं भी होती है। इजी है। ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का संग्रह। तो शुरुआत कर लो, डिफरेंट कॉमन अवयवों को एक बार लेना है। जैसे टी है, एक बार यहाँ आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है, तो इन दोनों को ना लेकर क्या लेंगे? एक लेंगे। सबसे पहले आप तो लिखते जाओ, टी लिख दो, आर लिख दो, आई लिख दो, जी लिख दो, ओ लिख दो, एन भी लिख दो। अब ओ आ रहा है, ओ नहीं लिखेंगे क्योंकि ओ आ चुका है। एम लिखें क्या? लिख लो। ई लिखें क्या? बिल्कुल लिख लो, ई नहीं आया। टी लिखें क्या? टी आ चुका है, नहीं लिखना। आर लिखें क्या? आर आ चुका है, नहीं लिखेंगे। बाई लिखें क्या? बिल्कुल लिख लो। तो ये वो सभी अक्षर हैं जो डिफरेंट हैं, लेकिन इनसे ट्रिग्नोमेट्री शब्द बना है। हमें कोई भी अक्षर रिपीट नहीं करना। जैसे 2 टी आ रहे हैं तो हमने एक ही टी लिया, 2 आर आ रहे हैं तो हमने एक ही आर लिया, 2 ओ आ रहे हैं तो हमने एक ही ओ लिया। ये ध्यान रखना है। बेटर पे आ जाओ, बेटर से लिखो, वी लिख लो, ई लिख लो, टी लिख लो। अब टी फिर आ रहा है मत लिखो, ई फिर आ रहा है मत लिखो, आर डिफरेंट है, आर को लिख दो। बेटर में 4 डिफरेंट शब्द हैं। एक तो बी, ई, टी और आर। यहाँ पर टी डबल आ रहा है, ई डबल आ रहा है, इनको एक बार लिखा। इस तरह से यह आपका जो समुच्चय निर्माण रूप से रोस्टर रूप निकालने का तरीका है वो आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों आगे जो है आपको थोड़ा छोटे लेक्चर्स में आपको धीरे धीरे समझाने का प्रयास किया जा रहा है, और आपको बस यही करना है, घर पर कैचअप करने की कोशिश करें। जितना कैचअप करोगे इनको थिंग्स को, उतना बेटर हो जाओगे आगे। इसी के साथ लेक्चर का एंड करता हूँ।